हेलो दोस्तों। तो आज चलिए फिर से चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पे और आगे सुनते हैं कि हम क्या क्या हुआ। एडवेंचर कैंप से लौटने के बाद का पहला दिन था। मनोज का इनकम टैक्स वाला मामला फिलहाल शांत पड़ चुका था। मनोज अगर कॉलेज में नहीं होता तो पूरे डिपार्टमेंट को हिला कर रख देता या कानून का कोई पेंच निकाल कर उल्टा सरकार को परेशान करता। लेकिन कॉलेज आने के बाद से उसको उसने अपने आप को काट लिया था। उसको कुछ चीज़ों का फर्क पड़ना बंद हो गया था। सुबह का नाश्ता वह गजेंद्र के साथ करता। नाश्ते के बाद दोनों दोस्त टहलते हुए अपनी अपनी क्लास में जाते। पार्टनर, अगर एक वकील जवाब ना दे तो एक बात पूछूं? गजेंद्र को कभी मनोज से इतना घुमाकर पूछने की आदत नहीं थी। मनोज ने हंसते हुए कहा, पूछो। वैसे तो ये सवाल पर डिपेंड करता है कि जवाब वकील देगा या दोस्त। तुम कॉलेज आने के लिए इतनी आसानी से मान गए, इसकी वजह क्या है? तुम साशा के लिए नहीं आए, कोई और बात है? गजेंद्र का सवाल सीधा था। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्यों लगता है छोड़ो ना, ये बताओ क्यों आए? साशा के लिए ही आया। नहीं यार पार्टनर, इससे अच्छा तो बोल देते कि नहीं बताऊंगा। गजेंद्र ने आसमान में देखते हुए कहा। उसको मनोज का जवाब ना देना ठीक नहीं लगा। कुछ देर वे चुपचाप टहलते रहे। गजेंद्र की क्लास आने ही वाली थी। मनोज ने कहा, पार्टनर, तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता। मैं बताऊंगा कि क्यों आया हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद। गजेंद्र मुस्कुराया। चलो ये तो माना कि वजह कुछ और है। शाम को मिलते हैं। गजेंद्र को क्लास के बाहर छोड़कर मनोज की चाल धीमी हो गई। उसने आसमान में देखा। वह क्लास से थोड़ा सा पहले एक बेंच पर जाकर बैठ गया। गजेंद्र ने कुछ ऐसा पूछ लिया था कि जिसका जवाब मनोज के लिए कोर्ट रूम के आर्ग्यूमेंट जैसा आसान नहीं था। मनोज भीतर भीतर टूट रहा था। आए हुए इतने दिन हो गए थे, अभी तक उसके और साशा के बीच की दूरी उतनी ही बनी हुई थी। दूसरी ऐसी क्या वजह थी जो अपने सबसे जिगरी दोस्तों को भी नहीं बता रहा था? मनोज की बेचैनी, जो कि सामने से दिखती नहीं थी लेकिन थी। अक्सर हॉस्टल की रातें वह करवट बदल कर काटा करता था। उसके मन में एक अटकी हुई उम्मीद थी कि साशा एक दिन उससे आकर पूछेगी और वह सब कुछ बताकर कॉलेज छोड़ देगा। मनोज क्लास में कुछ देर से पहुंचा। उस दिन मीता क्लास में पहले से आई हुई थी। यूं भी कभी कभी वह लेक्चर के लिए आ जाया करती थी। मनोज के घुसते ही मीता ने मौज ली। सर, आप लेट आएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे भी मनोज के फाइनल ईयर की क्लास का माहौल अच्छा ही था। मीता भी फाइनल ईयर वाले छात्रों से ही इतने हल्के फुल्के अंदाज में बात करती थी। मनोज अब भी गजेंद्र के सवाल में उलझा हुआ था। सॉरी, उसने कहा और कोने में जाकर अपनी सीट पकड़ ली। मीता एक कोने से दूसरे कोने तक टहल रही थी। उसके हाथ में पेपर थे। फाइनल ईयर की क्लास प्रिंसिपल के आने पर वैसे भी खुश हो जाती थी, क्योंकि जब भी मीता आती कोई न कोई जरूरी खबर लेकर ही आती थी। आप सभी को दो बातें बतानी थी। पहली कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारी प्लेसमेंट सेल को लीगल फॉर्म से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल का प्लेसमेंट पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीता की यह बात सुनते ही पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों में फुसफुसाहट भी होने लगी। मीता भी यह बताते हुए बहुत खुश थी। उसको खुशी होती थी कि कम से कम जब से उसने ज्वाइन किया है, पुणे लॉ कॉलेज पढ़ाई और प्लेसमेंट दोनों में बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है। मैं भी प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ ना? मनोज ने चुटकी लेते हुए कहा। और पूरी क्लास खिलखिला उठी। एकदम बैठ सकते हैं। वैसे अच्छा लगेगा कि आपकी फर्म इस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को लेकर जाए, मीता ने कहा। पूरी क्लास ने यह सुनकर ताली बजाई। क्लास में हो रहे हो हल्ले को शांत करने का इशारा करते हुए उसने फिर बोलना शुरू किया। दूसरी खबर यह है कि आपके पेपर की मार्किंग हो गई है। आप सबको रिजल्ट आज मिल जाएंगे। मैं बस टॉप के 3 लोगों के नाम बताती हूँ। यह सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया था। साशा ने बाबा की ओर देखा, बाबा ने मीता की ओर। मनोज अपनी सीट से क्लास के बाहर की ओर तरफ देख रहा था। मीता क्लास के बीच में ठहर गई। वैसे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। हर बार बाबा, मेरा मतलब है पवी रंजन, फर्स्ट आते थे और साशा सेकंड। इस बार हमारी क्लास का यंगेस्ट स्टूडेंट फर्स्ट आया है। साशा सेकंड और बाबा थर्ड। कांग्रेस मनोज।
साशा ने दांत पीसे। बाबा को झटका लगा। क्लास सन्नाटे में थी। मीता के जाने के बाद सबसे पहले अनुषा ने मनोज को मुबारकबाद दी। क्लास के कई बच्चों ने आकर मनोज से पार्टी मांगी। मनोज बधाइयां लेते हुए साशा की ओर देख रहा था। बाकी सब भी साशा को सेकंड आने की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन साशा को सब बधाइयां फीकी लग रही थी। साशा ने इस बार अपनी पूरी जान लगा दी थी। मनोज अगर कॉलेज नहीं आया होता तो साशा फर्स्ट आती। साशा को फिर से एक बार मनोज पर गुस्सा आया। साशा ने रिजल्ट चेक किया तो पहली बार वह बाबा से काफी लंबे मार्जिन से आगे थी। मनोज से वह बस 2 नंबर कम थी। शाम को मीता ने अपने घर पर डिनर पर गजेंद्र और मनोज को बुलाया था। मीता ने खाना खुद बनाया था। गजेंद्र पहले से वहां मौजूद था। उसने भी अपने मन से खाना बनाया था। पुणे के मौसम में अब हल्की सी ठंड थी। गार्डन में कुछ लकड़ियां जल रही थी। मनोज अभी तक पहुंचा नहीं था। यार गजेंद्र, ये बता वो तेरी चिट्ठियों वाली ए कौन थी? मीता ने टेबल लगाते हुए पूछा। छोड़ो, अब तो बात पुरानी हो गई, गजेंद्र ने टालते हुए कहा। पुरानी है तो छोड़ें क्यों? बताओ ऐसा कौन था कि तुमने शादी नहीं की? मीता ने जोर देते हुए कहा। डिनर पर मुझे परेशान करने के लिए बुलाया है? हाँ और क्या, अब तो इतने साल हो गए, अब तो बता दो। मीता ने टेबल पर ग्लास रखकर टेबल क्लॉथ को एक बार बराबर किया। इसी बीच घंटी बजी। मनोज आ चुका था। गजेंद्र को बात बदलने का मौका मिल गया। सही टाइम से आए पार्टनर। वैसे क्या यार पार्टनर, क्या जरूरत थी टॉप करने की? छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते हो। गजेंद्र ने गिलास में वाइन डालना शुरू किया। मुझे क्या पता था टॉप कर जाऊंगा। मैं तो जानकर कुछ नंबर के सवाल छोड़ आया था। ये सुनकर तीनों हंसे। मनोज और मीता भी अपने अपने ग्लास ले चुके थे। मनोज और गजेंद्र दोनों को खाना बहुत पसंद आया। शाम धीरे धीरे बीत रही थी। इधर उधर की बातों के बीच पुराने समय को याद करते हुए तीनों खुश थे। अगर पुराने दोस्त दोस्त साथ हों तो खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती। खुशी को कभी उस पल में उतना नहीं पकड़ा जा सकता जितना कि ठीक उसी पल पर कुछ और साल बाद लौटकर सामने जल रही लकड़ियां 2-3 बार बदली जा चुकी थी। आज मीता ने मूड बना रखा था। वो आज गजेंद्र को छोड़ने वाली नहीं थी। अब ये बताओ वो चिट्ठी वाली ए कौन थी? मीता को कहते हुए समझ में आया कि गजेंद्र शायद बताएगा नहीं। उसने मनोज से पूछा, तुम्हें पता है इसने शादी क्यों नहीं की? हाँ पता है, मनोज ने बहुत ही कैजुअली कहा। तुम्हें पता है? बस मुझे ही नहीं पता, मीता ने चौंकते हुए कहा। मुझे बताओ क्या बात है? गजेंद्र आज गिर चुका था, बताओ मनोज। मनोज ने 2 सिप ली और बहुत ही सीरियस होकर बोला, ये बेचारा आईएएस की तैयारी करता रहा। ए के घर वालों ने अच्छा लड़का देखकर शादी कर दी। मनोज चुप हो गया। मीता बड़ी उम्मीद से आगे की कहानी का इंतजार कर रही थी। बस इतनी सी बात? अरे तो रोकना चाहिए था ना। मीता को इतना सीरियस देख मनोज हंसने लगा। मीता की बेचारगी देखकर गजेंद्र भी हंसने लगा। यार तुम लोग ना बताओ, सही में जानना है मुझे। अब मनोज सीरियस होकर बोला, वैसे पार्टनर बता ही दो आज। गजेंद्र को समझ आ चुका था कि आज ये छोड़ने वाले नहीं है। गजेंद्र ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुनगुन मेरी बेटी है और ए अनुभा है, मेरे जुड़वा भाई की वाइफ। गजेंद्र ने अपने मन का सबसे बड़ा बोझ आज बाहर रख दिया था। ये ऐसी बात थी जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। मनोज या मीता दोनों ही वैसे दोस्त नहीं थे जो ये कहते कि ये तो गलत है, ये तुमने क्यों किया। फिर भी गजेंद्र ने यह सच सबसे छुपा कर रखा था। हम सबके कुछ सच ऐसे होते हैं जो खुद से भी छुपा कर रखने पड़ते हैं कि कहीं वो याद ना आ जाए। याद आ भी जाए तो हमें ये याद ना आए कि हम सही सही में हैं कौन। शीशे के सामने दिखने वाला सच है जिसको हम इधर उधर टहला देते हैं। दुनिया का हर शख्स इस सवाल से जूझा है कि वो सच में है कौन। नाम, काम, पता, परिवार, शहर, सब जानने के बाद भी कितना कुछ रह जाता है। हम वही हैं जो हमारे गहनतम राज हैं। बाकी सब ऊपर से किया हुआ पेंट है जो समय के साथ धुंधला पड़ जाता है। कायदे से इस समय मीता के घर की हवा में कई सवाल होने चाहिए थे, पर इस शाम के पास कोई सवाल नहीं थे। मनोज को वो बात याद आई कि वह वास्तव में इस कॉलेज में क्यों आया, पर आज का दिन एक बड़े राज के लिए काफी था। गुनगुन से मिलवाओ कभी,
मीता ने खामोशी को काटते हुए कहा। पता है सबसे बड़ा दुख क्या है? गजेंद्र ने यह सवाल उन दोनों से नहीं बल्कि खुद से पूछा था। अपने बच्चे को अपने से दूर बड़े होते देखना। गुनगुन जब मुझे गले लगाती है तो मेरे सारे दुख पिघल जाते हैं। दुनिया से सारी शिकायतें एक पल में गायब हो जाती हैं। जीने का मन करता है, वरना क्या रखा है यार लाइफ में। गजेंद्र कभी इतना नहीं बोलता था। सरकारी नौकरी में रहते हुए वैसे भी उसे कम शब्दों की आदत हो गई थी। गजेंद्र की बातों का सिरा पकड़कर मनोज को साशा की बहुत जोर से याद आई। उसका मन हुआ कि बस अभी उसको बुलाकर सॉरी बोले और गले लगा ले। मीता को याद आया कि वह बच्चा प्लान कर रही थी। उसको अपने उस बच्चे की याद आई जो कभी हुआ ही नहीं। अनुभा से उसकी शादी क्यों नहीं हुई? उसके भाई से कैसे हुई? क्या उसके भाई को भी ये बात पता है? ये सब सवाल उस दिन के जरूरी नहीं थे। असल चीज थी गजेंद्र का खुलना, उसका दुख। वो पार्टी कब खत्म हुई, सुबह कब हुई, किसी को याद नहीं था। डेविड कॉफी बना रहा था। प्रिया अभी सो रही थी। कॉफी बनाने के बाद डेविड ने बहुत ही धीमे से कॉफी बेड के पास रखी। वह हौले हौले प्रिया का माथा सहला रहा था। डेविड चाहता था कि प्रिया की नींद ना खुले। प्रिया को माथा सहलाना अच्छा लग रहा था, जैसे कोई रुई के फाहे को भिगोकर हल्के हल्के शरीर का वो दर्द दूर कर रहा हो जो तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई सहलाए ना। प्रिया ने आंखें खोली और डेविड सकपका गया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कॉफी। प्रिया ने उठते हुए कहा, अगर अच्छी नहीं हुई तो दोबारा सो जाना, फिर से ट्राई करूंगा। प्रिया मुस्कुराई। सुबह अच्छी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि हमें अपने काम की याद ना आए और कोई पास में हौले हौले से सहलाने वाला हो। जो पहले अधूरे प्यार के बाद से प्यार से भरोसा उठा लेते हैं, या जिनका पहला प्यार पूरा हो जाता है, वो कभी जान नहीं पाते कि एक उम्र के बाद होने वाला दूसरा, तीसरा या चौथा प्यार कितना खूबसूरत हो सकता है। मुझे कुछ कहना है, डेविड ने कहा। कल इतना कुछ तो कह दिया, अभी तक तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। प्रिया ने कॉफी का पहला सिप लिया। अच्छी बनी है? पक्का? हाँ, थोड़ी और अच्छी हो सकती है। प्रिया मुस्कुराई। उसको सुबह अच्छी लग रही थी। अनुषा जब सोकर उठी तो देखा साशा कमरे में नहीं थी। रात में जब वो सोने गई थी तो भी साशा कमरे में नहीं थी। अनुषा ने जब साशा को फोन लगाया तो देखा उसका फोन वहीं कमरे में बज रहा था। साशा पुणे की सड़कों पर बदहवास भाग रही थी। उसको याद नहीं था कि वह कितने किलोमीटर भाग चुकी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। अब सांस फूल चुकी थी। हाथ में जो पानी की बोतल थी वो खाली हो चुकी थी। जब वह थक कर रुकी तो रजनीश का आश्रम सामने था। आश्रम के आसपास भगवा और सफेद कपड़े पहने हुए बहुत से देशी विदेशी दिखे। वहीं कोरेगांव पार्क में एक चाय वाला गुनगुनाते हुए चाय बना रहा था। साशा को याद आया कि उसने रात में भी कुछ खाया नहीं था। वह चाय वाले की दुकान पर रुकी। चाय वाले ने पोहा की प्लेट के साथ चाय साशा को दी। एक प्लेट खाने के बाद भी साशा की भूख कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। उसने 2 प्लेट पोहे खाए और 2 कप चाय पीने के बाद कुछ शांत हुई। वह वहीं पर बैठकर आते जाते लोगों को देख रही थी और सड़क देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। ऐसा कई बार होता है कि रास्ते सब याद होते हैं पर घर खो जाता है। पुणे वैसे भी साशा का घर तो था नहीं। यही पुणे उसे अपने पापा के आने से पहले कितना अच्छा लगता था। देश के हर बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। फिर भी वह पुणे केवल इसलिए आई थी ताकि अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ पाए। कल के रिजल्ट के बाद से वह हिल गई थी। जिस काम के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, मनोज ने आकर सब खराब कर दिया था। उसकी यही उसकी यही मनोज से शिकायत भी थी कि वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। वह गुस्सा थी। क्यों? मनोज ने कभी प्रिया को बुरा नहीं कहा। वह काम में इतना बिजी था कि घर पर ध्यान न देना बहुत छोटी बात थी। मनोज ने हमेशा ख्याल रखा कि साशा अच्छी से अच्छी जगह पढ़े, सबसे अच्छा एक्सपोजर उसको मिले। फिर गलती हुई कहाँ? ऐसी क्या बात थी जो मनोज और साशा जानते थे, कोई और नहीं? साशा का पसीना सूखना शुरू हो चुका था। शरीर पर पसीने के सूखने से होने वाली ठंडक लग रही थी। ऐसा क्यों था कि कॉलेज में उसका दोस्तों का ग्रुप तो था, लेकिन
कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी सारी बातें करती। साशा बचपन से क्लास में फर्स्ट आ रही थी, इसलिए कॉलेज आकर भी पहली बार सेकंड आने में उसको दिक्कत हो रही थी। सेकंड तो पहले भी 2 साल से आ रही थी, लेकिन इस बार मनोज का फर्स्ट आना उसको इतना अखर गया। इतना क्यों अखर गया? शासा ये सब सोच ही रही थी कि बूढ़े विदेशी अंकल की आवाज से तो उसका ध्यान टूटा। नाराज हो? पहले तो साशा को लगा कि वह किसी और से बात कर रहे हैं। अंकल ने दोबारा पूछा, नाराज हो? साशा चाहती तो बोल सकती थी, आपसे मतलब, पर अंकल की आवाज में ठहराव था। उनको ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता था। साशा ने हिलाया साशा ने सिर हाँ में हिलाया। किससे नाराज हो? अंकल ने पूछा। हालांकि ये किसी चाय वाले के दुकान पर बैठे किसी रैंडम अजनबी से आया पर्सनल सवाल था, लेकिन साशा को बुरा नहीं लगा। वह बुरा और अच्छा लगने वाली स्टेज से बाहर थी। साशा को इस समय एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी जो उसकी बात सुन सके। अंकल ने दोबारा नहीं पूछा। साशा ने एक और चाय का इशारा किया। चाय का सिप लेने के बाद अपने आप को अंकल की ओर मोड़कर उसने कहा, सबसे। अंकल का चेहरा अब पहली बार उसने ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गजब की शांति थी। उनकी दाढ़ी के आधे से ज्यादा बाल सफेद थे। अंकल की आंखें ऐसे देख रही थी जैसे किसी पहाड़ी मंदिर पर बनी मूर्ति की जिंदा आंखें। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे ज्यादा नाराज हम खुद से होते हैं, राइट? साशा के दिमाग में जैसे कोई बिजली चमकी। वो सही में मनोज से नाराज थी या अपने आप से? आपको कैसे पता? साशा ने पूछा। चाय वाला कोई गाना गुनगुना रहा था। सड़क पर ट्रैफिक की आवाज बढ़ रही थी, लेकिन अंकल की आंखें अब पहले से ज्यादा शांत थी। क्योंकि मैं सालों तक अपने आप से नाराज था, इसीलिए इंडिया आया, यहाँ आश्रम आया। अब आपका गुस्सा खत्म हो गया? हाँ। फिर आप लौट क्यों नहीं जाते? साशा ने पूछा। ऐसा लगा कि नाराज लोगों की मदद करूंगा तभी शांति मिलेगी। आप चाय की दुकान पर नाराज लोगों को ढूंढते हैं? साशा ने हंसते हुए पूछा। अंकल हंसते हुए बोले, नाराज लोग हर जगह होते हैं, आसपास देखो। साशा को लगा कि अंकल मजाक कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा कहा, आसपास देखो। साशा सही में आसपास देखने लगी। एक एक चेहरा ध्यान से देखने लगी। गाड़ियों में बैठे लोग, ऑटो में जाते हुए लोग, टैक्सी में बैठे लोग, दुकान पर सुबह सुबह सामान लेते आते लोग, बाइक से निकलते लोग। दिखे? अंकल ने पूछा। साशा हैरान थी। उसने कभी अपने आसपास इतने ध्यान से देखा क्यों नहीं था। हर चेहरे पर एक शिकन, एक थकावट थी। तुम्हारी परेशानी नई नहीं है। आपको मेरी परेशानी के बारे में पता है? साशा ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, बस तुम अपने आप से नाराज हो, इतना पता है। साशा ने एक कागज लेकर अंकल का नंबर नोट किया। शायद कॉल करूं। अंकल ने मुस्कुराकर साशा को विदा किया। साशा ने कोई बात नहीं बताई, फिर भी हल्का महसूस किया। जब वो लौट रही थी तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर पर उसकी नजर गई। अभी वो बस खुल ही रहा था। एक दो लोग ही मौजूद थे। हेयर कट? साशा ने कहा। ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने साशा के बाल छूकर देखे। बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा ट्रिम करके और अच्छे हो जाएंगे। साशा कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा और बोली, एकदम छोटे कर दो। ब्यूटी पार्लर की मालकिन को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने दोबारा कंफर्म किया। साशा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में साशा नई हो चुकी थी। अपने आप से लड़ने के लिए कई बार अपने आप को नया करना होता है। साशा अपने आप को नया करने की दिशा में पहला कदम चल चुकी थी। जब वह कमरे में पहुंची तब तक अनुषा क्लास में जा चुकी थी। वह काफी थकी हुई थी, पर उसने आकर कमरे को एक कोने से साफ करना शुरू किया और कुछ ही घंटों में कमरे को झाड़ पोंछ कर नया कर दिया। उसने अंकल का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था और उनका नाम लिखा था, स्माइलिंग अंकल। हम सभी शायद ऐसे ही स्माइलिंग अंकल का इंतजार कर रहे हैं, जो हमें ना जानते हुए पहचान ले और हमारी सारी समस्याओं पर मुस्कुराकर कोई आसान सी तरकीब बता दे। साशा को तरकीब तो नहीं मिली थी, लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा मिला था जो उसे अभी खुद भी पता नहीं था। कॉलेज खत्म करके मनोज उस दिन अपने रूम पर न जाकर पुणे के कैफे में गया। वहां पर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। मनोज के सामने एक फाइल थी। सर, हमने पूरी तरह से चेक कर लिया है।
आपके किसी भी राइवल ने आपकी डिग्री वाली बात लीक नहीं की है। इम्पॉसिबल। मनोज ने फाइल बंद की और झुंझलाते हुए कहा। और इनकम टैक्स की रेट? सर, वो टेलीकॉम मिनिस्टर ने इनिशिएट करवाई थी। हमें लगता है कि आपके नाम की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है, इसलिए वो आपके नाम की एक फाइल रखना चाहते हैं ताकि जब चाहे आपसे अपने काम करवा सके। सामने बैठे आदमी ने पूरी गंभीरता से यह बात कही। व्हाट रबिश! सर, अभी एक बहुत बड़े एक्टर के बेटे को ड्रग केस में इसीलिए फंसाया था और बाद में फ्री भी कर दिया ताकि बाद में कभी भी उस एक्टर से कोई फेवर ले सके। ये बातें कहीं भी हो रही थी तो एक सस्ता गॉसिप लगती, कहीं भी हो रही होती तो एक सस्ता गॉसिप लगती, लेकिन मनोज के सामने ऐसी बातें तभी कही जा सकती थी जब वो बातें पूरी तरह से पक्की हों। मनोज को अभी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी डिग्री वाली बात आखिर बाहर आई कैसे। मनोज अभी उधेड़बुन में ही था कि सामने वाले आदमी ने कहा, सर, आपके ऑफिस में एक दो रेड और पड़ सकती हैं। आपकी रेपुटेशन अभी बहुत नाजुक है, इसका फायदा कई लोग उठाना चाहेंगे। मनोज सोच में डूब गया। कैफे से निकलकर उसने अपने ऑफिस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करके छोड़े। तो उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।